हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। एनसीईआरटी सीरीज का ये चैप्टर नंबर 38 है, जिसके अंदर हम लोग आनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान और विकास यानी कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इवोल्यूशन, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आप में से काफ़ी सारे कमेंट्स करते थे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करवाइए, तो ये रहा हेरिडिटी एंड ये रहा इवोल्यूशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग 120 से भी ज़्यादा सवालों को करेंगे। यहाँ 100+ लिखा हुआ है, बट 120 से भी ज़्यादा सवालों को हम लोग करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। अब तक मैंने जितने भी पार्ट्स अपलोड किए हैं इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। सारे ही चैप्टर्स आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंदर, यानी कि इसके बाद एक और चैप्टर आएगा इकोसिस्टम, और ये एनसीईआरटी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं माँ बाप से बच्चों में, पेरेंट्स से चिल्ड्रेन में, जो भी कैरेक्टर्स बच्चे प्राप्त करते हैं अपने माँ बाप से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। सिंपल है, आप लोग जानते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का संचरण डैश कहलाता है। जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है कि ट्रांसमिशन हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। और जीव विज्ञान के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में कि कैसे ये हेरिडिटी होता है, यानी कैसे जेनेटिक कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बायो के जिस ब्रांच में, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। तो आनुवांशिकी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है, जीन कैसे माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, और वेरिएशन कैसे आते हैं। अब माँ बाप से एग्जैक्ट मेल तो नहीं खाते हैं बच्चे, लैंगिक जनन में काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। तो उन सब के पीछे क्या राज है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीन, आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है डैश कहलाता है, जेनेटिक्स कहते हैं। इकोलॉजी होता है, जो जीवधारी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। इवोल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी पर लाइफ का क्या हिस्ट्री रहा है, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे लाइफ कैसे आया, कैसे उनमें चेंजेज आए और कैसे हम लोग आज तक यहाँ पर पहुँचे हैं। इन सब के बारे में पढ़ा जाता है इस इवोल्यूशन के अंदर। कौन से जीव पहले थे, कौन से मर गए, कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सब के बारे में इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। एक्सोबायोलॉजी के अंदर भी हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे प्लेनेट के ऊपर जो स्पेस है, जो अदर प्लेनेट्स हैं, अन्य ग्रह हैं, उनके ऊपर जीवन की क्या संभावनाएं हैं, इन सब के बारे में एक्सोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। ये जो शब्द है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो शब्द है ये किसने दिया? ये दिया बटेसन ने। सी हमारा राइट आंसर, बटेसन। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम लोग कुछ बातों को जानेंगे और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जन्म मृत्यु, इनका जन्म हुआ था 1822 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। यहाँ से जो डेट है, मृत्यु की जो तिथि है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल दो या फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोल दो। फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोल दो। अगर आपसे कभी पूछे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या फिर बोल दे आपसे फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, आपका आंसर होगा मॉर्गन। आपका आंसर होगा TH मॉर्गन। मेंडल साहब ने मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 7 सालों तक। मेंडल साहब की मृत्यु हुई थी किडनी में प्रॉब्लम के कारण, किडनी डिसऑर्डर के कारण, गुर्दे में विकार के कारण। ये सारे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड। आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं मेंडल। मेंडल निवासी थे, कहाँ के निवासी थे ये? ऑस्ट्रिया के थे। ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु कब हुई? ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हुई 1884 में। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का डैश कहलाता है।
क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक कोडिंग पार्ट्स और दूसरा नॉन कोडिंग पार्ट्स। यानी एक कोडिंग पार्ट्स होता है जिसके अंदर सूचनाएं होती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास क्या है, कोड्स हैं, जिसके पास कोड्स है प्रोटीन बनाने के लिए या फिर बोल दो एंजाइम बनाने के लिए। जैसे मान लो डीएनए का कोई टुकड़ा है, उसमें वो कोड छुपा हुआ है जिससे कि प्रोटीन बनेगा कि स्किन का कलर कैसा होगा, जो हेयर है वो कैसा होगा, कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ये सारे कोड्स छुपे हुए हैं। उसी कोड से आगे चल करके प्रोटीन बनेगा जो कि स्किन का कलर, बालों का जो स्टाइल है वो सब देगा। तो इस कोडेड पार्ट को, इस डीएनए के कोडेड पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं। बी हमारा राइट आंसर। अधिकतर जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। अधिकतर जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। 99% से भी ज़्यादा जीवधारियों में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही होता है। वायरस के केस में आप जानते हो आरएनए भी होता है, जैसे कि एचआईवी आरएनए वायरस है। तो वायरस के केस में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। एक टाइम में एक ही होगा, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, लेकिन हो तो दोनों सकते हैं। मनुष्यों के दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? हम लोगों के बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, यानी एक सोमैटिक सेल्स, और दूसरे होते हैं सेक्स सेल्स जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग बोल दो या फिर ओवम बोल दो। तो ये बात आप जानते हैं भली भांति। स्पर्म के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, और फीमेल के अंदर जो एग है या फिर ओवम है उसमें भी 23 ही क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर। अगर हम स्पर्म को छोड़ दें मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ओवम को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो जो भी 46 क्रोमोजोम्स वाले सेल्स हैं उन सबको हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर 46 हो जाएगा। ह्यूमन के अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं? 23 होते हैं। देखिए, ये देखो एग है, अभी ये अनफर्टिलाइज्ड है तो इसके अंदर 23 क्रोमोजोम है। ये स्पर्म है जिसके अंदर 23 क्रोमोजोम्स हैं। अब ये क्या है? फर्टिलाइज्ड होंगे दोनों, यानी कि एग के साथ और स्पर्म के साथ, एग और स्पर्म ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, जिससे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फिर सिनगैमी बोलते हैं। अब ये एग फर्टिलाइज्ड हो चुका है और जाइगोट बन चुका है। तो अब ये वाला 23 और ये वाला 23 मिलकर के अब यहाँ पर 46 हो जाएगा, यानी अब ये 23 पेयर हो जाएगा। आनुवांशिक इकाई है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोल दे या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोल दे, क्या होता है? जीन होता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों में, वो जीन के रूप में होता है। सी हमारा राइट आंसर। जीन होते हैं। जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। जीन भाग है, जीन डीएनए का भाग है। बी हमारा राइट आंसर। जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द दिया बहुत बाद में जोहानसन ने। मेंडल साहब ने जीन शब्द नहीं दिया। मेंडल साहब जीन के जगह पर वर्ड इस्तेमाल करते थे फैक्टर, हिंदी में कारक। तो मेंडल अपने टाइम में फैक्टर बोला करते थे, इसी फैक्टर को बाद में जोहानसन ने नाम दिया जीन। जब एक ही जीन विभिन्न रूपों में होता है तब इन विभिन्न रूपों को कहते हैं। मेंडल साहब ने कहा था कि हर जीन पेयर में होते हैं, हर एक जीन पेयर में होते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई जीन है जो हाइट को कंट्रोल करता है, तो ये भी जीन जो है जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है ये भी पेयर में होगा। ये भी क्या होगा? पेयर में होगा, जिससे हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जीन और ये जीन ये दोनों सेम ही जीन है, थोड़ा सा अंतर इस दोनों में। ये दोनों जीन क्या है? सेम ही जीन है, या फिर बोल दो ये दोनों जो जीन है ये एक ही जीन के दो रूप है। कैसे? देखो, ये वाला जीन है ये भी हाइट को कंट्रोल करता है,
ये वाला जो जीन है स्मॉल टी, ये भी हाइट को कंट्रोल करता है। यानी हाइट को कंट्रोल करने वाले जो जीन है उसी के ये दो रूप हैं। ये वाला जो जीन है ये प्लांट को टॉल बनाना चाहता है, ये वाला जो जीन है ये प्लांट को ड्वार्फ बनाना चाहता है, ये प्लांट को ड्वार्फ बनाना चाहता है। तो टॉल बोलो या फिर ड्वार्फ बोल दो, है तो हाइट ही। तो ये जो दो अलग अलग एक ही जीन के रूप हैं इसी को हम एलील बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? एलील्स हो जाएंगे। तो एलील्स क्या है? एक ही जीन के विकल्पी रूप होते हैं। देखो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक जीन के दो ही एलील हो। मेंडल का ऐसा मानना था कि एक जीन के दो ही एलील्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और ये आप ध्यान भी रखना। हम ही लोगों के अंदर जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप है, ABO ब्लड ग्रुप है, इसको जो जीन कंट्रोल करता है वो जीन I है। और इसके देखो 3 रूप हैं, IA, IB और स्मॉल i। जो ABA ब्लड ग्रुप है इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है ये 3 रूपों में होता है, IA, IB एंड स्मॉल i। देखो ये 3 एलील्स हैं, ये 3 एलील्स हैं। ये IA ये भी ब्लड को कंट्रोल करता है, IB भी करता है और स्मॉल i भी करता है। यानी ये तीनों जो जीन्स हैं एक ही जीन के फॉर्म्स हैं। तो हम बोलेंगे कि ये तीनों एलील्स हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन ये भी आप ध्यान में रखना कि एक इंसान के बॉडी के अंदर इनमें से कोई 2 ही एलील प्रेजेंट होगा। एक इंसान के अंदर जो है इनमें से कोई 2 ही एलील प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर है IA, IB, मान लीजिए आपके अंदर होगा IA, स्मॉल i, मान लीजिए किसी के अंदर होगा IB, स्मॉल i। तो एक इंसान के बॉडी में तो इनमें से कोई 2 ही एलील्स होंगे। लेकिन अगर हम सबको देखें एक नज़र में तो हमें 3 दिखते हैं ना, IA दिखता है, IB दिखता है और स्मॉल i दिखता है। यानी जनसंख्या में, अगर हम जनसंख्या में देखें तो हमें 3 एलील्स दिखते हैं जो कि ब्लड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसी एक के बॉडी के अंदर 2 ही होगा। मेंडल साहब का क्या कहना था? मेंडल साहब का कहना था कि एक के बॉडी के अंदर जो है एक जीन के 2 ही एलील्स होंगे और जनसंख्या में हम देखेंगे तो भी 2 ही एलील्स मिलेंगे। यानी राम के अंदर अगर कैपिटल T स्मॉल t, श्याम के अंदर कैपिटल T और किसी मोहन के अंदर स्मॉल t, तो आप चाहे जोन सा भी उठा लो, किसी भी बंदे के अंदर उठा लो, आपको हाइट को कंट्रोल करने वाले 2 ही एलील्स मिलेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जनसंख्या में भी इनका भी कहना था कि 2 ही एलील्स होंगे हाइट को कंट्रोल करने वाले, कैपिटल T और स्मॉल t। एलील्स होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। बी हमारा राइट आंसर। मेंडल के अनुसार जीन के डैश विकल्पी रूप होते हैं। मेंडल के अनुसार जीन के 2 विकल्पी रूप होते हैं। लेकिन आपने अभी देखा जीन के बहुविकल्पी रूप भी होते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। एक ही विशेषक के लिए 2 एक समान विकल्पी होते हैं। एक ही विशेषक के लिए 2 एक समान विकल्पी होते हैं सेम ट्रेट के लिए। देखो जैसे हम हाइट बोलते हैं, जैसे ही हमने हाइट बोला ये हमारा कैरेक्टर होता है। और जब हम इस हाइट में टॉल बोलते हैं, जब हम इस हाइट में ड्वार्फ बोलते हैं, तो ये दोनों ट्रेट्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने बोला रंग, जैसे मैंने बोला रंग, तो ये हमारा कैरेक्टर हो गया। लेकिन जैसे हम इसमें बोलेंगे पर्पल, जैसे हम इसमें बोलेंगे वाइट, तो ये दोनों हो जाते हैं ट्रेट। तो ट्रेट और कैरेक्टर में अंतर होता है। ये दोनों हो जाएंगे ट्रेट्स और ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टर। तो मान लीजिए कोई प्लांट है हमारे पास, मान लीजिए कोई प्लांट है, क्योंकि मेंडल साहब ने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो हम लोग बार बार प्लांट के ऊपर ही देखेंगे। कोई प्लांट है जो कि टॉल है, तो मेंडल ने क्या कहा कि ये जो प्लांट है जो कि टॉल है इसमें भी 2 एलील्स होंगे पेयर में, इसमें भी 2 एलील्स होंगे पेयर में। भले ही वो एलील्स कैपिटल T हो जाए या फिर कैपिटल T स्मॉल t हो जाए, लेकिन होंगे तो पेयर में। हाइट को कंट्रोल करने वाला या फिर किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो जीन होगा वो पेयर में होगा। तो यहाँ जो टॉल है तो इसके लिए भी 2 एलील्स यहाँ पर होंगे, 2 एलील्स यहाँ पर होंगे। कैपिटल T भी हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो कैपिटल T, इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस एलील्स। होमोजाइगस एलील्स यही लिखा हुआ है, 2 आइडेंटिकल एलील्स यानी कि 2 एक समान एलील्स, जो कि यहाँ पर दिख रहा है एक ट्रेट के लिए। एक ट्रेट हमने कौन सा लिया? टॉल लिया। ये हो जाएगा हमारा होमोजाइगस एलील्स। ऐसे ही
ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है इसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस एलील्स। हेट्रोजाइगस एलील भी बोलते हैं और इसी को हाइब्रिड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड भी बोलते हैं, या फिर हेट्रोजाइगस एलील्स भी आप बोल सकते हो। निम्न में कौन समयुग्मजीय विकल्पी है? होमोजाइगस एलील्स हैं। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ स्मॉल टी ये हमारा होमोजाइगस का एग्जाम्पल है। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर ये हेट्रोजाइगस का एग्जाम्पल है। निम्न में कौन विषम युग्मजीय विकल्पी है? हेट्रोजाइगस एलील्स हैं। हेट्रोजाइगस एलील देख लो, दोनों के दोनों जो एलील्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, माफ कीजिएगा अलग अलग होने चाहिए, एक स्मॉल में तो एक कैपिटल में। तो यहाँ देखो हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, ए हमारा राइट आंसर। यहाँ दोनों कैपिटल है, यहाँ दोनों कैपिटल है, यहाँ दोनों कैपिटल है, तो ये सारे जो है होमोजाइगस के एग्जाम्पल है। एक संक्रिय क्रॉस में कितने लक्षणों को एक साथ संकरण कराया जाता है? कितने कैरेक्टर्स को एक साथ क्रॉस करवाया जाता है? देखो मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो मतलब होता है एक, और यहाँ पर क्रॉस मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, या फिर यहाँ पर आप पोलिनेशन भी बोल सकते हो, निषेचन बोल दो या फिर परागण बोल दो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होगा? हम किसी एक कैरेक्टर को अपने दिमाग में रखेंगे, हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर के चलेंगे। जैसे हमने क्या करा, दो प्लांट लिया, एक मेल और एक फीमेल लेंगे। हमने दो प्लांट लिया यहाँ पर, हमने दो प्लांट लिया यहाँ पर, एक हमारा ये टॉल हो गया, एक हमारा ये टॉल हो गया, और दूसरा हमारा यहाँ पर ड्वार्फ हो गया। एक हमारा टॉल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया। हमने यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर चूज किया बता सकते हो? हमने यहाँ पर हाइट को चूज किया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में निषेचन करवा देंगे। यहाँ पर एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, कोई भी किसी को आप मेल फीमेल मान सकते हो। हाइट को मैंने माना यहाँ पर, हाइट क्या है? कैरेक्टर है। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। अब इसमें देखो फूल भी होते हैं, इसमें बीज भी होगा, इसमें फूल कहाँ पर है ये भी हो सकता है। हमें उन सब से मतलब नहीं है, हमें केवल एक ही कैरेक्टर को अपने दिमाग में बैठाना है, वो है हाइट। तो एक को हम लेंगे टॉल, दूसरे को लेंगे ड्वार्फ, यानी एक को लेंगे लंबा, दूसरे को लेंगे बौना। क्योंकि ये जो लंबा है, ये बौना है, ये सब क्या है? हाइट ही के दो ट्रेट्स हैं ना। ऐसा मत समझना कि दो अलग अलग ये कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों ट्रेट्स हैं जो कि एक ही कैरेक्टर के हैं। तो फूलों का रंग किसमें कैसा होगा कोई मैटर नहीं करता है, किसमें बीज कैसा होगा कोई मैटर नहीं करता है, फूल कहाँ पर लगे होंगे कोई मैटर नहीं करता है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये मतलब है हाइट से, कि एक हमारा यहाँ पर लंबा हो और एक हमारा यहाँ पर बौना हो। अब हम इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया है। ऐसे ही आ जाओ, दो पादपों में जब दो लक्षणों के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे डैश कहते हैं। अब यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स लेंगे, तो मान लीजिए इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने ये करा, दो कैरेक्टर्स लिया, एक को मैंने ले लिया हाइट और दूसरा मैं ले लूँ फ्लावर का कलर, ठीक है, फूलों का रंग मैंने ले लिया यहाँ पर, और तब जाकर के हमने क्रॉस करवाया। तब जाकर के हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। एक मैंने ये ले लिया टॉल प्लांट और दूसरा मैंने ले लिया ड्वार्फ, ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा मान लीजिए इसमें जो फूल है, इसमें जो फूल है ये मान लीजिए पर्पल है, और इसमें जो फूल हो ये हमारा वाइट हो, ये हमारा टॉल है और ये हमारा ड्वार्फ है। तो दो कैरेक्टर्स हो गए, एक कैरेक्टर के अंदर दो ट्रेट्स होते हैं, तो यहाँ चार ट्रेट्स हो गए, टॉल पर्पल ड्वार्फ वाइट, चार ट्रेट्स हो गए, लेकिन कैरेक्टर्स यहाँ पर दो ही हैं। अब जाकर के हम इसमें क्रॉस करवाएंगे, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसमें किसी को भी मान सकते हो मेल, किसी को भी फीमेल मान सकते हो। अब जो हम यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे यानी कि निषेचन करवाएंगे, हम इसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, बी हमारा राइट आंसर। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं डैश कहलाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, बाहर से देख करके आप जो कुछ भी बता सकते हो वो उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, यानी बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, उसी को हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। यानी बाहर से देख करके आप बता सकते हो कि हाँ ये प्लांट लंबा है, आप ये बता सकते हो कि हाँ इसमें जो फूलों का रंग है ये पर्पल है, इसमें फूलों का रंग वाइट है, या फिर आप किसी को देखकर बता सकते हो कि हाँ वो लड़का लंबा है, उसके जो बाल हैं ब्राउन है, कोई छोटा है,
किसी के बाल घुंघराले हैं, ये सारे क्या है, फिनोटाइप है। फिनोटाइप यानी कि फिजिकल एक्सप्रेशन, ये आप बाहर से देख करके बता सकते हो फिनोटाइप। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई प्लांट टॉल है तो ये इसका फिनोटाइप है, आप बाहर से देख करके बता सकते हो। लेकिन ये जो प्लांट टॉल है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो एलील्स हैं वो कैपिटल टी भी हो सकते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये इसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होगा ये आप नहीं बता सकते हो। जीनोटाइप के आधार पर फिनोटाइप चेंज हो सकता है। जीनोटाइप के आधार पर फिनोटाइप चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ देखो अगर ये जीनोटाइप हुआ तो भी टॉल होगा, ये जीनोटाइप होगा तो भी टॉल होगा, तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा लेकिन फिनोटाइप चेंज नहीं होगा। तो जो जीनी संरचना है यानी जो जीन्स होते हैं वो किस प्रकार से हैं उससे हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। जीवधारी की जीनी संरचना डैश कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों के जीन के समूह को कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स के, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, टॉल है और उसके साथ में उसमें जो फूल है वो पर्पल है। कोई टॉल है और उसमें जो फूल है वो पर्पल है। इसके लिए यहाँ पर मैं जीनोटाइप लिखता हूँ कैपिटल W, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल W, कैपिटल W। ये इसका जीनोटाइप है। कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल W, कैपिटल W, ये इसका जीनोटाइप है। और इसमें क्या आप देख रहे हो, जीन के समूह है ना, जीन के समूह है, कैरेक्टर्स के जीन के समूह है। 2 कैरेक्टर्स मैंने उठाए और इनके जीन के समूह है, इसे हम बोलेंगे जीनोटाइप। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैपिटल T, W ये सब क्या है, जैसे जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सारी बातें जो है समझ में आने लगेंगी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए निम्न में से किस पादप को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के प्लांट को चुना था। मटर का जो प्लांट है उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। यह वैज्ञानिक नाम आप ध्यान में रखिएगा, पाइसम सेटाइवम। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मटर के अंदर कितने होते हैं, ये होते हैं 14। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके ऊपर भी सवाल आता है। मटर का ही पौधा क्यों चुना, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला कारण यह था इनका जीवन अवधि छोटा होता है, कुछ ही महीनों का होता है। तो इससे फायदा हो गया ना कि कम टाइम में ही ये बहुत सारे जनरेशन को देख सकते हैं। कम टाइम में ही बहुत सारे जनरेशन को देख सकते हैं। एक माँ बाप को चुना, उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए। कई सारे जनरेशन को ये कम टाइम में ही देख पाए क्योंकि इनका जीवन अवधि छोटा था। ये जो प्लांट थे ये इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, यानी प्लांट के अंदर जो फूल है उसी में मेल पार्ट, उसी में फीमेल पार्ट। ये प्लांट है, इसमें फूल है, इसमें मान लीजिए फूल है, इसके अंदर मेल पार्ट, इसी के अंदर फीमेल पार्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना आसान हो गया इनके लिए। इनके लिए क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना आसान हो गया। और मटर प्लांट के अंदर जो है ज़्यादातर जो है सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। और जब ये चाहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करवा लेते हैं, जब ये चाहते हैं आर्टिफिशियली या फिर मैनुअली क्रॉस पॉलिनेशन करवा लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 5 नंबर। 5 नंबर और ये 1 नंबर खास करके आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अनेक विरोधी लक्षण थे, मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। कई सारे जो है इनमें विरोधी लक्षण देखने को मिले मटर प्लांट के अंदर। विरोधी लक्षण या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ, इन्होंने देखा मटर के कुछ प्लांट जो है वो तो लंबे हैं और कुछ क्या है बौने हैं। उन्होंने देखा कुछ फूल पर्पल है, बैंगनी है, और कुछ वाइट है। इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं था, इनको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि कोई प्लांट इनको ऐसा दिखे जो देख करके ये कन्फ्यूज हो जाए कि इसे मैं लंबा बोलूँ या फिर बौना बोलूँ, या फिर मैं इसको मध्य वर्ग का बोलूँ कि बीच बीच का, ये बीच के हाइट का प्लांट है। इनको ये कन्फ्यूजन नहीं था कि कोई फूल ऐसा दिखे जिसमें ये कन्फ्यूज हो जाए कि इसको मैं पर्पल बोलूँ या फिर नहीं बोलूँ, पर्पल बोलूँ या फिर वाइट बोलूँ। इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं था। यानी मटर प्लांट के अंदर इनको साफ दिख रहा था कि हाँ या तो पर्पल फ्लावर है या फिर वाइट फ्लावर है, या तो टॉल प्लांट है या फिर शॉर्ट प्लांट है। इस तरह के क्लियर कट दिखने वाले कैरेक्टर्स इनको दिखे मटर प्लांट के अंदर। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इन्होंने मटर के प्लांट को चूज किया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट स्लाइड, ये
जहां से सवाल पूछे जाते हैं। मेंडल साहब ने देखा मटर के प्लांट में कई सारे विरोधी लक्षण हैं, कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चूज कर लिए। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज कर लिए। ये कैरेक्टर्स कौन कौन थे ये देखो आप। पादप की लंबाई, पादप की लंबाई जो यहां पर लिखा हुआ है हाइट ऑफ स्टेम, स्टेम का लेंथ। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। उसके बाद फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, बीज का रंग और पुष्प का रंग। ये 7 कैरेक्टर्स हो गए। ये 7 कैरेक्टर्स हो गए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कैरेक्टर है और जो ट्रेट है ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ देखो कैरेक्टर के जगह पर भी लक्षण लिखा हुआ है, ट्रेट के जगह पर भी लक्षण लिखा हुआ है। यहाँ पर ट्रेट होता है, यहाँ पर जो लक्षण लिखा हुआ है इसका मतलब ट्रेट होता है। यहाँ पर जो लक्षण है इसका मतलब यहाँ पर ट्रेट होता है। और यहाँ पर जो लक्षण है इसका मतलब कैरेक्टर होता है। तो ये चीज़ हिंदी में प्रॉब्लम करता है, हिंदी में प्रॉब्लम करेगा। अंग्रेजी में तो साफ तौर पर दिखेगा आपको ट्रेट या फिर कैरेक्टर, लेकिन हिंदी में क्या होता है पता नहीं लगता है कि ट्रेट है या फिर कैरेक्टर। हालांकि सवालों को पढ़ने के बाद ये आप समझ जाओगे कि वो क्या है। जो लक्षण दिया हुआ है उसके जगह पर कैरेक्टर है या फिर ट्रेट है। जैसे मान लो लंबा दिया है, बौना दिया है तो ट्रेट्स आपको समझ में आ जाएगा। हरा दिया है, पीला दिया है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर लक्षण का मतलब ट्रेट है। लेकिन रंग दे दे मतलब वो जो लक्षण लिखा हुआ है वहाँ पर उसका मतलब कैरेक्टर है। तो आप यहाँ पर देखिए जो लंबाई है उसमें उन्होंने लिया लॉन्ग एंड शॉर्ट या फिर बोल दो ड्वार्फ। बीजों का उन्होंने शेप लिया, बीज की आकृति, बीज की आकृति में देखो राउंड एंड रिंकल्ड उनको दिखे। सीड कलर में येलो एंड ग्रीन दिखा। फूलों के रंग में बैंगनी और सफ़ेद दिखा। पॉट का शेप में इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड दिखा। पॉट के कलर में ग्रीन और येलो दिखा। फूलों के पोजीशन पर एक्सियल और टर्मिनल दिखा। टर्मिनल का मतलब होता है ये यहाँ पर ये अगर प्लांट है तो यहाँ पर टर्मिनल, और एक्सियल मतलब साइड में जो फूल निकलते हैं, साइड में जो फूल निकलते हैं वो एक्सियल। अब देखो यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखना। लंबा वाला जो है ये डोमिनेंट होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। यानी कि मटर के जो प्लांट्स थे उनमें उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो लंबे ही हैं, ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो लंबे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लंबा है, लंबाई की अगर हम बात करें तो जो लंबा है ट्रेट वो डोमिनेंट है, जो लंबा है ट्रेट वो डोमिनेंट है। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर मटर के प्लांट्स में जो फूल है वो पर्पल है, वो बैंगनी है। तो इससे उन्होंने कहा कि जो बैंगनी रंग का फ्लावर है वो डोमिनेंट है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं कि हाँ उन्होंने गार्डन में देखा कि ज़्यादातर पर्पल ही है तो उन्होंने कह दिया डोमिनेंट है। ये मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचकर डोमिनेंट कहा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया काफ़ी, तब जाकर के उनको पता चला कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। ऐसे देख करके नहीं, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद बीज के आकार को देखा, बीज के आकार को देखा तो पता चला कि राउंड वाला डोमिनेंट है और रिंकल्ड वाला रिसेसिव है। तो जो भी डोमिनेंट होता है उसके लिए हम लोग कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टॉल होता है और डॉर्फ होता है या फिर शॉर्ट बोल दो। तो टॉल के लिए हम लोग कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे और डॉर्फ के लिए हम लोग स्मॉल टी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप डी इस्तेमाल करेंगे। हरा के लिए कैपिटल जी इस्तेमाल किया है, कैपिटल जी यानी कि डोमिनेंट है, और पीला के लिए स्मॉल जी यानी कि ये रिसेसिव है। तो इनमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन डोमिनेंट ट्रेट है और कौन रिसेसिव ट्रेट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है निम्न में से और कौन सा रिसेसिव है। अभी हम लोग सवालों को भी देखेंगे। तो यहाँ देखो 7 कैरेक्टर्स एंड हम ट्रेट्स की अगर बात करें तो कितने हो गए, टोटल 14 ट्रेट्स हो गए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के डैश लक्षणों को चुना। कितने कैरेक्टर्स को चूज किया, 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज किए। और ट्रेट्स कितने हो जाएंगे, ट्रेट्स हो जाएंगे 14। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना, पौधे को चुना। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। क्यों चुना, क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले लक्षण थे, उनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए। निम्न में कौन सी विशेषक यानी कि ट्रेट एनसीईआरटी क्लास 12th में जो जेनेटिक्स के चैप्टर हैं उनमें ट्रेट के जगह पर विशेषक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो विशेषक मटर के पौधे में प्रभावी होती है। तो देखो ड्वार्फ वाला जो होता है
वो तो रिसेसिव होता है। रिंकल्ड सीड जिसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये भी रिसेसिव होता है। ग्रीन सीड, बीज के अंदर येलो वाला डोमिनेंट था और ग्रीन वाला रिसेसिव था। येलो वाला डोमिनेंट था यानी कि ये वाला, इसे हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। डी हमारा राइट आंसर। अब है इनमें से कौन है जो कि रिसेसिव ट्रेट है, अप्रभावी होती है, कौन सी विशेषक मटर के पौधे के अंदर अप्रभावी होती है। टॉल वाला डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड सीड रिसेसिव है, पर्पल फ्लावर डोमिनेंट है, येलो सीड भी डोमिनेंट है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। मटर के पौधे में डैश ट्रेट रिसेसिव होता है, राउंड सीड डोमिनेंट होता है, येलो सीड डोमिनेंट होता है, ग्रीन पॉड डोमिनेंट होता है, टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव होता है। हमसे पूछा था रिसेसिव ट्रेट पूछा, तो यहाँ देखो अग्रस्त फूल यानी कि जो टर्मिनल पर निकलते हैं, यहाँ पर निकलते हैं। ये वाला क्या है, रिसेसिव है, और जो साइड में फूल निकलते हैं ये वाला है डोमिनेंट। तो इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और टर्मिनल वाले को स्मॉल ए से। मटर पादप के ऊपर प्रयोग में मेंडल ने नहीं चुना। मेंडल ने बीज का रंग चुना, कलर ऑफ सीड चुना। कलर ऑफ सीड के अंदर उन्होंने चुना येलो, या तो येलो होता है या फिर ग्रीन होता है। जो येलो वाला है वो है डोमिनेंट और जो ग्रीन वाला है वो है रिसेसिव। याद रखना, कलर ऑफ सीड में, बीज के रंग में येलो वाला रिसेसिव होता है, सॉरी डोमिनेंट होता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर में उन्होंने देखा कि या तो टर्मिनल पोजीशन पर है या फिर एक्जियल पर है। टर्मिनल वाला जो है रिसेसिव है और एक्जियल वाला डोमिनेंट है। शेप ऑफ सीड में उन्होंने देखा कि राउंड है और रिंकल्ड है। राउंड यानी कि गोल, रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। राउंड वाला डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड वाला रिसेसिव। पोड की लंबाई उन्होंने देखा, उन्होंने तो तने की लंबाई को चूज किया था ना, पोड की लंबाई को थोड़ी ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना मटर के पौधों को आपस में क्रॉस करवाने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन में मेंडल को प्राप्त हुआ। मेंडल साहब ने क्या करा, देखिए, दो पौधा उन्होंने लिया। एक लिया प्योर लंबा और एक लिया प्योर बौना। अब देखो प्योर लंबा का मतलब क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो जो होमोजाइगस होता है ना, उसे हम लोग प्योर बोलते हैं, और जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड बोल दो या फिर हेट्रोजाइगस, उसे हम प्योर नहीं बोलेंगे। तो मेंडल साहब ने कैपिटल टी वाला लिया टॉल प्लांट, और शुद्ध बौना यानी कि स्मॉल टी। देखो बौना हमेशा शुद्ध ही होता है, ये हमेशा बौना जो है स्मॉल टी ही होगा, क्योंकि जैसे ही इसमें एक कैपिटल टी आएगा ये टॉल हो जाएगा, ये बौना होगा ही नहीं, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। कैपिटल टी जो है ये वाला जो एलील है ये डोमिनेंट है। जब भी ये स्मॉल टी के साथ आएगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको नहीं आने देगा सामने। अब उन्होंने क्या करा, इसमें करवा दिया क्रॉस। ये हमारा क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवल हाइट को ले रहे हैं, केवल हाइट को, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना बोला है ना, तो केवल हाइट को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो मेंडल साहब का अभी हम लोग नियम देखेंगे, उसमें दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो ये कहता है कि ये जो दोनों एलील्स हैं ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये दोनों जो है एलील्स अलग अलग हो जाते हैं गैमीट्स जब बनते हैं तब ये दोनों एलील्स अलग अलग हो जाते हैं। यानी एक गैमीट में कोई एक ही एलील पहुंचेगा, एक गैमीट में एक युग्मक के अंदर कोई एक ही एलील पहुंचेगा। ये जो स्मॉल टी है जो अभी साथ पेयर में है, गैमीट के अंदर पेयर में नहीं होंगे, ये गैमीट के अंदर कोई एक ही होगा, एक गैमीट में कोई एक ही होगा। यहाँ पर कितने गैमीट्स आपको नजर आ रहे हैं, 4। कितने गैमीट्स हैं यहाँ पर,
4 है, यहाँ पर गैमीट्स 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा समय बचाने के लिए बोल दो या फिर जगह बचाने के लिए हम लोग सिंपली कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि एक ही तरह के गैमीट्स बन रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग स्मॉल टी लिख देंगे क्योंकि एक ही तरह के गैमीट्स बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, 4 गैमीट्स बन रहे हैं यहाँ पे। अब जब ये हो गया, अब क्या होगा, ये जो एलील्स हैं या फिर बोल दो ये जो गैमीट्स होते हैं, मान लो इसमें कोई मेल है और कोई फीमेल है, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो गैमीट्स जो है आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होंगे ना, निषेचन होगा उनके अंदर। तो हो सकता है ये वाला जो गैमीट है, ये वाला जो गैमीट है ये इससे जाकर के मिल ले तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। हो सकता है ये इससे जाकर के मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। हो सकता है ये और ये मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, या हो सकता है ये और ये मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे एक ही जैसे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग सीधा लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारा F1 जनरेशन कहलाएगा। ये दोनों थे पेरेंट्स, ये पेरेंट्स थे, ये माताजी पिताजी, ये माताजी पिताजी जिसके 4 बच्चे हुए हैं और चारों के चारों कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाला। तो इसको हम बोलेंगे प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। और मैंने अभी आपको बताया जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये भी तो टॉल ही था, ये भी टॉल था और ये भी टॉल है, लेकिन इस दोनों में अंतर है। ये हमारा प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल नहीं है। भले दिखने में ये दोनों लंबे हैं लेकिन जीनोटाइप दोनों का अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। F1 जनरेशन में मेंडल साहब को सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले हैं, सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। 4 प्लांट्स मिले और चारों के चारों लंबे मिले, एक भी बौना नहीं मिला। इसीलिए तो हमारे मेंडल अंकल ने यह कहा कि जो टॉल होता है वो डोमिनेंट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्योर शॉर्ट था ना, प्योर ड्वार्फ था। दिख रहा है आपको, इस चारों के अंदर ड्वार्फ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। F1 F2 जनरेशन में भी क्या होगा, आपको ज़्यादातर टॉल ही दिखेगा, ड्वार्फ बहुत ही कम दिखेगा। तो ये सारे तरीके थे जिनके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, ये वही सवाल है। पेरेंटल जनरेशन मैंने अभी लिया, कैपिटल टी ये स्मॉल टी, और यहाँ से गैमीट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। एक्चुअल में 4 बनते हैं बट यहाँ पर आपको 2 यहाँ, एक यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद 4 प्लांट्स बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आपको बस एक ही दिखाया गया है। अब देखो क्या हुआ, ये तो F1 जनरेशन मिल गया, हमें मालूम चल गया कि केवल लंबे पादप F1 जनरेशन में मिलते हैं। अब जो हमें प्लांट मिला F1 जनरेशन के अंदर, जो हमें प्लांट मिला F1 जनरेशन के अंदर, मान लो 4 प्लांट्स मिले ना, 4 प्लांट्स मिले, जिसमें से एक प्लांट देखो ये वाला मिला। मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो मटर के पौधे के अंदर क्या है, फ्लावर है, ये फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर है जिसमें कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो अब क्या होगा, मेल और फीमेल जब एक ही प्लांट के अंदर है तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, स्वपरागन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें टॉल प्लांट मिला था, अब एक ही प्लांट के अंदर मम्मी जी भी है और पापा जी भी है, मदर भी है और फादर भी है, एक ही प्लांट के अंदर। तो हम इसी के अंदर निषेचन करवा दे तो हम बोल सकते हैं ना कि हमने टॉल को टॉल के साथ करवा दिया, पॉलिनेशन करवा दिया, और वो भी सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों हो रहा है। यही चीज यहाँ पर दिखाया गया आपको, यही चीज आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि जो प्लांट मिला F1 जनरेशन में, उसी में क्या करवा दिया, सेल्फिंग करवा दिया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। यहाँ पर ये देखो, अब इसके भी गैमीट्स बनेंगे। देखो इसके गैमीट्स बनेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल साहब ने कहा था गैमीट जब बनेंगे तो एक गैमीट में एक ही एलील होगा। तो यहाँ पर देखो एक गैमीट कैपिटल टी यहाँ बना, एक यहाँ पर बना, ये जो एलील्स थे ये भी अलग हो गए कैपिटल टी और स्मॉल टी में। अब क्या होगा, कोई भी किसी के साथ जाकर के कंबाइन हो जाएगा, कोई भी किसी के साथ जाकर के
कंबाइन हो जाएगा। तो ये वाला कैपिटल टी ये वाले कैपिटल टी के साथ कंबाइन हो गया यहाँ पर, फिर ये वाला कैपिटल टी इसके साथ कंबाइन हो गया यहाँ पर, फिर ये वाला स्मॉल टी इसके साथ कंबाइन हो गया, फिर ये स्मॉल टी इसके साथ जाकर के यहाँ पर कंबाइन हो गया। अब यहाँ नीचे देखो, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। F2 जनरेशन में देखो अब क्या मिला। F2 जनरेशन में देखो, यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ, कैपिटल टी मिला F2, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी मिला। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बस ये वाला ड्वार्फ है। तो बताओ यहाँ पर कितने टॉल हैं? यहाँ पर 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। तो यहाँ पर जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है, जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है, फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है वो 3:1 कहलाता है। फिनोटाइप मैंने आपको बता दिया ना, जो बाहर से दिख रहे हैं, जो बाहर से कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो बाहर से हमें दिख रहा है कि टॉल है और ड्वार्फ है। तीन टॉल प्लांट्स हैं और 1 ड्वार्फ है, तो 3:1। लेकिन देखो जीनोटाइप में अंतर है। इस वाले टॉल के पास कैपिटल टी है, इस दोनों टॉल के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ड्वार्फ के पास तो हमेशा स्मॉल टी होगा। तो हम यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर लिख सकते हैं 1:2:1। 1 इसका, 2 इस दोनों का, क्योंकि सेम टू सेम है, और फिर इसका। मैं इन सब को इरेज करता हूं। तो यहां पर आपको अब ध्यान में रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आता है वो क्या होता है? वो भी F2 पीढ़ी के अंदर। F1 के अंदर तो टेंशन ही ना, F1 के अंदर तो दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे टॉल है, चारों के चारों टॉल है, यानी 4:0 रेशियो आएगा, चारों लंबा है, बौना कोई है ही नहीं। यहां बात करें F2 में, ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1, 3 लंबा 1 बौना। और जीनोटिपिक रेशियो ये हमारा क्या आया? 1:2:1, 1:2:1। ये आपका इंपॉर्टेंट है। वह गुण जो पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आप बता सकते हो डोमिनेंट कहलाएगा वो जो भी गुण होता है या फिर जो भी ट्रेट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पीढ़ी में साफ तौर पर दिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। अभी आपने देख लिया F1 में सारे के सारे लंबे थे, F2 में 3 लंबे थे। तो जो लंबा ट्रेट है वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। अब एक प्लांट का जीनोटाइप दे रखा है आपको, जीनोटाइप दे रखा है स्मॉल टी कैपिटल R स्मॉल r। ये जीनोटाइप है। आपको बताना है कि फिनोटाइप क्या होगा, यहां से डिसाइड करना है कि फिनोटाइप क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों होमोजाइगस है बट रिसेसिव है। यहां से तो तय हो गया कि जो प्लांट है वो तो ड्वार्फ है। और यहां देखो कैपिटल R स्मॉल r, जब भी कैपिटल R स्मॉल r साथ में होगा कैपिटल R वाला जीत जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल R जो है ये बताता है राउंड सीड को, और स्मॉल r वाला बताता है झुर्रीदार बीज को, रिंकल्ड को बताता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ड्वार्फ एंड राउंड सीड वाला, ड्वार्फ एंड राउंड सीड वाला। प्रथम पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण से द्वितीय संतानीय पीढ़ी में फिनोटिपिक अनुपात प्राप्त हुआ। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। जो हमारा F2 जनरेशन आया था, यहाँ पर जो हमारा F2 जनरेशन आया था वहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1 था, 3 लंबा पादप और 1 बौना पादप। और जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। प्रथम पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण से द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में जीनोटिपिक अनुपात प्राप्त हुआ। ये सब सवाल अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। F2 जनरेशन के अंदर जो है हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1 और फिनोटिपिक क्या है? 3:1। और ये सब ध्यान में रखना मोनो हाइब्रिड के अंदर है। वैसे डाई हाइब्रिड आएगा ना तो आपसे जीनोटिपिक रेशियो कभी नहीं पूछेगा, फिनोटिपिक पूछेगा, ये मैं आपको भी बता दूंगा। 1:2:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, और वो भी किसका? F2 जनरेशन का है।
F1 वाले का ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे टॉल है, यानी कि रेशियो 4:1, चारों के चारों लंबे, बौना एक भी नहीं। और जीनोटिपिक रेशियो भी 4:0, क्योंकि सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी थे। अब आ जाइए मेंडल के नियम पर। मेंडल ने 3 नियम दिए, जितना भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए। प्रभाविकता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन दूसरा है कौन तीसरा है। आपसे अगर पूछ दे कि कौन तीसरा नियम है तो आपको यही बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सा भी बता दोगे आप। साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो दोनों नियम है, ये जो दोनों लॉज है, ये उन्होंने दिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, यानी एक एक कैरेक्टर को लेकर के जो क्रॉस करवाया उसके आधार पर, और ये उन्होंने दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, 2-2 कैरेक्टर्स को लेकर के जो क्रॉस करवाया उसके आधार पर। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसके बेसिस पर उन्होंने दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ही सिंपल है, जो एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होते हैं, जैसे हाइट को लेकर के जो 2 ट्रेट्स हैं, टॉल है और जो शॉर्ट है, इन दोनों में से क्या होगा, एक ही होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरे वाले को वो दबा देगा। या फिर एलील के टर्म में बोल दो, हर कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होते हैं। हर कैरेक्टर के लिए किसी भी प्लांट के अंदर 2 एलील्स होते हैं। उन दोनों एलील्स में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेंट कहलाएगा। यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारा हाइब्रिड होता है, यानी कि जो हेट्रोजाइगस एलील्स होते हैं, इनमें एक एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइप में, दूसरे को सप्रेस कर देगा, यानी दूसरे को दबा देगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि F1 जनरेशन में केवल हमें डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिलते हैं। F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट ट्रेट हमें देखने को मिलते हैं। F2 जनरेशन में जाने के बाद जो है हमें रिसेसिव देखने को भी मिलते हैं, लेकिन F1 में सारे के सारे डोमिनेंट होते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा था कि एक प्योर टॉल एक प्योर शॉर्ट लिया, तो F1 में सारे के सारे डोमिनेंट थे टॉल वाला। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैपिटल टी स्मॉल टी में जब क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी में ये इस दोनों में जब क्रॉस करवाया गया तो सबसे पहले क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं। सबसे पहले ये गैमीट्स बनते हैं जिसमें ये एलील्स जो है अलग अलग हो जाते हैं, यानी एक गैमीट के अंदर एक ही एलील जाएगा। यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर है, यानी यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स लेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक ले लिया हाइट और दूसरा मैंने ले लिया कलर ले लिया, फूलों का रंग ले लिया मैंने। तो हाइट में जो हमारे पास ट्रेट्स हैं वो है टॉल और ड्वार्फ। कलर में फूलों के रंग में पर्पल है और वाइट है, पर्पल यानी कि बैंगनी है और वाइट है। तो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल डब्ल्यू है और ये स्मॉल डब्ल्यू है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, या फिर ये बोल दो आप कि ये जो दोनों ट्रेट्स हैं पेयर के, 2 पेयर ट्रेट्स हैं यहाँ पर, एक पेयर ये दूसरा पेयर ए, मान लो ये वाला पेयर ए है और ये वाला पेयर बी है। तो ये जो दोनों ट्रेट्स के पेयर हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, और जो नया प्रोजनी बनेगा, जो नया बच्चा पैदा लेगा, उनमें इन दोनों पेयर में से कोई भी किसी के साथ जाकर के कंबाइन हो सकता है। ये जो दोनों कैरेक्टर्स है ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। मतलब ये हुआ कि जो प्लांट होगा हो सकता है वो टॉल के साथ उसमें पर्पल फ्लावर हो सकता है टॉल के साथ वाइट फ्लावर हो सकता है डॉर्फ के साथ पर्पल हो, डॉर्फ के साथ वाइट हो। मतलब दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं भैया जब हम टॉल होंगे तो हम केवल पर्पल को ही अपने साथ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉर्फ वाला बोले भाई जब हम डॉर्फ रहेंगे तो मेरे ऊपर केवल वाइट फ्लावर होना चाहिए, पर्पल वाले से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारे जो ट्रेट्स हैं यहाँ पर, जो 2 ट्रेट्स हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई भी किसी के साथ जाकर के कंबाइन हो सकता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये था। अब देखो मेंडल के नियम का अपवाद। तो अपवाद में देखो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके 2 अपवाद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। मेंडल साहब ने क्या कहा कि F1 पीढ़ी के अंदर
F1 पीढ़ी के अंदर सारे के सारे डोमिनेंट आते हैं, सारे के सारे डोमिनेंट आते हैं। जैसे कि लंबा को और बौना को क्रॉस करवाया, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना को जब क्रॉस करवाया तो F1 में सारे के सारे लंबे आए, यानी जो डोमिनेंट था, लंबा वाला डोमिनेंट था, सारे के सारे क्या है, लंबा ही आया F1 जनरेशन के अंदर। तो वो हो गया हमारा कंप्लीट डोमिनेंस। मंडल के अकॉर्डिंग वो तो पूरा कंप्लीट डोमिनेंस हो गया। लेकिन देखो अपवाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब साफ है यहाँ पर, देखो जो डोमिनेंसी है जो मंडल साहब ने कहा वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, जो कि आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा ना, स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर एंड 4 o'clock प्लांट के अंदर, ये दो प्लांट्स के अंदर जो है आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मंडल के नियम का अपवाद है। दूसरा कोडोमिनेंस, ये हमारे ही अंदर ABO ब्लड ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं इसको भी दिखाऊंगा पिक्चर में, थोड़ा सा वेट करो आप। अभी मैंने आपको दिखाया ABO ब्लड ग्रुप में कि जो हमारा जीन है वो I है जो ABO को कंट्रोल करता है। इसके 3 एलील्स मैंने आपको बताया, IA, IB और स्मॉल I। इसी स्मॉल I को IO भी लिखते हैं। इसमें आप देखिए ये जो दोनों है ये है आपका डोमिनेंट और ये वाला है रिसेसिव, यानी ये जो दोनों एलील्स हैं ये है प्रभावी और ये है अप्रभावी। मैंने आपसे क्या कहा कि एक के बॉडी में इनमें से कोई एक ही होगा, एक के बॉडी में, किसी भी एक पर्सन के बॉडी में इन तीनों में से कोई दो ही एलील्स होंगे। तो मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का है और उसके पास ये वाला एलील है IA और IB। अब बताओ, दोनों के दोनों डोमिनेंस हैं, दोनों के दोनों जो है डोमिनेंट हैं, दोनों IA भी और IB दोनों डोमिनेंट हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। लेकिन मंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक ही डोमिनेंट होगा, दोनों नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों के दोनों डोमिनेंट कर गए तो ब्लड ग्रुप AB हो गया। तो यहाँ पर मंडल का नियम जो है फेल, मंडल का नियम यहाँ पर हो गया फेल। वो भी कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला। हाँ, जब एक आपका हो जाएगा ये डोमिनेंट वाला, एक हो जाएगा रिसेसिव वाला, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ठीक नहीं है ना, तो कोडोमिनेंस पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए ये है रेड और ये है वाइट। तो मेंडल के हिसाब से जो हमारा F1 जनरेशन आता है उसमें क्या होता, या तो रेड वाला आना चाहिए पूरे के पूरे, या फिर वाइट वाला आना चाहिए। अगर रेड वाला सारे आते हैं हम बोलते हैं कि रेड वाला डोमिनेंट है, वाइट वाला सारे आते हैं तो हम बोलते हैं वाइट वाला डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया, सारे के सारे पिंक मिल गए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया यहाँ पर फेल। ऐसे ही 4 o'clock प्लांट में होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कौन से प्लांट के अंदर ये होता है। रेड वाला वाइट वाला को आपस में क्रॉस करवाया तो देखो F1 में मिल गया पिंक, फिर F2 जो मिलेगा ना उसमें रेड भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा, पिंक भी मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये फेल हो जाता है। अब है एक एक्सेप्शन, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज सहलगनता, ये किस में देखने को मिलेगा, फ्रूट फ्लाई के अंदर या फिर ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला बोल दो या फिर फ्रूट फ्लाई बोलो, इसके अंदर लिंकेज देखने को मिलता है। तो लिंकेज का एग्जाम्पल इसमें मिलेगा, ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। अब लिंकेज क्या है, नाम से ही क्लियर है, लिंक्ड। लिंकेज यानी कि क्या है, लिंक्ड है। ये लिंक्ड क्या है, दो जीन्स क्या, सीधे लिखो जीन्स जो है आपस में क्या है, लिंक्ड है। और ये किसका अपवाद है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि दो जीन है, G1 है मान लो, G2 है। एक कंट्रोल कर रहा है हाइट को और दूसरा कंट्रोल कर रहा है किसको, कलर को। दूसरा किसको कंट्रोल कर रहा है, कलर को। तो मेंडल ने क्या कहा, ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है और ये दोनों जो है किसी के साथ आगे चल करके कंबाइन कर सकते हैं। मतलब हाइट को कलर से कोई मतलब नहीं है, हाइट को कलर से कोई मतलब नहीं है कि हम लंबे हैं छोटे हैं तो हमारे अंदर कौन से रंग का फूल आएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। फूलों का जो रंग है उसको हाइट से कोई मतलब नहीं है। यानी कि सारे जो इनमें देखे आपने, जो एक पेयर ट्रेट ये हो गया, एक पेयर ट्रेट ये हो गया, तो इन दोनों ट्रेट्स के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये सब क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन लिंकेज हमें यहाँ पर क्या बताता है, लिंकेज हमें ये बताता है कि मान लीजिए ये एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम के ऊपर मान लो ये जो दोनों जीन्स हैं, G1 और G2,
ये अगर दोनों पास पास हो, काफ़ी पास पास हो, काफ़ी क्लोज हो, तो ये दोनों कभी भी स्वतंत्र होते ही नहीं हैं। ये दोनों जो है कभी भी स्वतंत्र होते ही नहीं है। और जब भी ये दोनों प्रोजनी के अंदर जाएगा, यानी कि बच्चे के अंदर जाएगा, तो ये साथ साथ जाएगा। जब भी ये जाएगा प्रोजनी के अंदर तो ये दोनों साथ साथ जाएगा, ये दोनों कभी अलग होगा ही नहीं। यानी इसको ऐसे मान लो कि जो भी टॉल प्लांट होगा उसके अंदर पर्पल फ्लावर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही समझने के लिए कि दोनों जीन साथ साथ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि हर टॉल प्लांट के साथ पर्पल फ्लावर ही होगा, या फिर मान लो हर डॉर्फ प्लांट के साथ पर्पल फ्लावर ही होगा, इस प्रकार से। तो ये हो गए लिंकेज, लिंक्ड जीन। तो ये जो लिंकेज है ये आपका अपवाद हो जाएगा अपव्यूहन के नियम का, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ये चीज एक्सप्लेन किसने किया, ये चीज एक्सप्लेन किसने किया, मॉर्गन ने, जिसे कहा जाता है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स या फिर एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। यहां देखो कोर डोमिनेंस का एग्जांपल, ये था रेड, ये था वाइट, तो मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए, F1 पीढ़ी के अंदर इस दोनों में से कोई एक ही आता, तब हम बोलते कि हाँ वो डोमिनेंट है। यानी इस दोनों में से जो डोमिनेंट होता है F1 के अंदर वही आता, या तो ये आता या तो ये आता। लेकिन ये हाथ पर देखो, ये दो कलर्स आपको दिख रहे हैं, व्हाइट वाला और ये ग्रे वाला भी, यहाँ को डोमिनेंस हो गया, दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा लिंकेज वाले में कि लिंकेज जितना ज़्यादा होगा पेरेंटल कैरेक्टर्स उतना ही ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, दोनों के दोनों जीन्स जो है लिंक्ड है तो सीधे ये बच्चे में चले जाएंगे एक साथ। अगर ये अलग होते हैं तो फिर से ये अलग होकर के कंबाइन करते, रिकॉम्बिनेशन होता तो कुछ अंतर आता। लेकिन जब ये दोनों के दोनों पास हो जाएंगे, जितना ज़्यादा लिंकेज होगा बच्चे में जो है माता पिता का गुण उतना ही ज़्यादा होगा। निम्न में कौन मेंडल के आनुवंशिकता का नियम है, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये नहीं है। हमसे पूछा कौन नहीं है, शीतलन का प्रभाव, न्यूटन का नियम है ये। मेंडल का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो जब विपरीत विशेषक वाले पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो पीढ़ी के संतान में जो विशेषक यानी जो ट्रेट प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो इस पीढ़ी के संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये मेंडल का कौन सा नियम है, तो प्रभावी लक्षण कहते हैं नहीं कहते हैं, ये सब क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। युग्मकों के निर्माण के समय एलील के एक जोड़े में से युग्मक में केवल एक एलील पहुंचता है, इसे डैश कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जाता है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट था, इसके पास जो जीनोटाइप है ये कैपिटल टी स्मॉल टी था। मान लीजिए कल के डेट में इसका क्रॉस होता ड्वार्फ के साथ या फिर टॉल के साथ, तो चलो मैं यहाँ पर ड्वार्फ ले लेता हूँ। ड्वार्फ में तो हमेशा स्मॉल टी ही होगा। अब यहाँ पर जो गैमीट बनेगा कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, यहाँ पर स्मॉल टी बनेगा। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट मतलब ये कहता है हमें कि जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा प्योर ही होते हैं, क्योंकि उसके पास या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। तो अपने आप में जो गैमीट है वो प्योर है, या तो कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है, ऐसा नहीं है कि दोनों मिक्स्ड है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही है जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ये किस आधार पर दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकरण, क्योंकि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया। जब दो लंबे पादप का संकरण कराया गया तो कुछ संतान बौने होते हैं, दोनों जनक के जीनोटाइप होंगे। अब यहां देखो दो लंबे पादप हैं, टॉल है और टॉल है, लेकिन बच्चे जो जन्म लिए उनमें कुछ ड्वार्फ भी थे, ड्वार्फ भी थे। तो यहां देखो आप, ये वाला तो होगा नहीं, दोनों जनक का जीनोटाइप पूछा है ना, यहाँ पर तो ड्वार्फ है लेकिन दोनों के दोनों तो टॉल है, तो ये वाला तो आप काट दो पहले, डी नहीं होने जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आप दोनों यहाँ पर कैपिटल टी लेते हो तो सारे के सारे
आपको कैपिटल टी ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से गैमीट कैपिटल टी, यहाँ से गैमीट कैपिटल टी, और दोनों मिलेंगे तो भी कैपिटल टी, तो सारे के सारे प्योर टॉल हो जाएंगे। लेकिन हमें तो डॉर्फ भी चाहिए ना, डॉर्फ भी आया है ना यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर ये लेते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर गैमीट बनेगा कैपिटल टी ऑलवेज, और यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ से ये मिलेगा कैपिटल टी और ये मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारा हो जाएगा प्योर टॉल, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्योर टॉल, और ये इम्प्योर। ये भी होगा टॉल, ये भी होगा टॉल, लेकिन हमें तो अभी भी डॉर्फ की तलाश है। अब ये भी खत्म हो गया, तो बचा ये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बना करके भी देख सकते हो आप, बना करके भी आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो एक ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बाकी सबको चेक करने की क्या जरूरत है, सीधा यहाँ देखो ना, स्मॉल टी बनेगा, मतलब डॉर्फ जो है यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा सारे बनेंगे टॉल। F2 में फिनोटिपिक अनुपात होगा। F2 में फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा? देखो अभी आपने देखा कि F2 में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 था, लेकिन यहाँ पर विकल्प में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो निकल कर आया वो आया मोनोहाइब्रिड के अंदर F2 जनरेशन में। ठीक है, मोनोहाइब्रिड के अंदर F2 जनरेशन में ये जो फिनोटिपिक रेशियो है ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो दो कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए गए हैं। एक तो लिया गया है आपका जो सीड है उसके कलर को लिया गया है, जिसमें कि येलो होता है और क्या होता है, ग्रीन होता है। येलो वाला आपका डोमिनेंट होता है और ग्रीन वाला रिसेसिव होता है। दूसरा आपका लिया गया है यहाँ पर सीड के शेप को लिया गया है, जिसमें कि राउंड होता है और रिंकल्ड होता है, झुर्रीदार और गोल होता है। राउंड वाला डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड होता है वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हुआ, गैमीट्स में ये अलग हो जाएंगे। तो यहाँ देखो दो एलील्स हैं कलर के लिए और दो एलील्स हैं शेप के लिए, लेकिन गैमीट में क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा। तो एक जाएगा कलर वाला और एक जाएगा शेप वाला, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर 4 बनेंगे और सब के सब कैपिटल वाई और कैपिटल आर ही होंगे, इसीलिए यहाँ पर एक दिखाया गया है। वैसे ही यहाँ पर देखो सब के सब बनेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसीलिए यहाँ पर एक ही दिखाया गया है। और फिर जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो F1 जनरेशन के अंदर, जैसा कि मंडल ने कहा था कि डोमिनेंट वाला मिलेगा, और देखो वही मिला। येलो सीड राउंड शेप, येलो वाला डोमिनेंट है और राउंड वाला डोमिनेंट है, और F1 जनरेशन में यही मिला है। सारे के सारे जो है येलो सीड विथ राउंड शेप वाले मिले हैं। अब देखो F2 जनरेशन में क्या होगा, ये जो यहाँ पर मिला इसी के साथ क्रॉस करवाया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इस साइड मान लो मेल के गैमीट्स बने और इस साइड मान लो फीमेल के गैमीट्स बने, और फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटिपिक रेशियो देखो, ये आपका राउंड येलो है, उसके बाद देखो राउंड रिंकल्ड है, यहाँ पर राउंड रिंकल्ड है, स्पेलिंग के लिए माफी चाहूंगा। ग्रीन येलो है, उसके बाद ग्रीन रिंकल्ड है। राउंड येलो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड रिंकल्ड देखो आप कितना है, राउंड रिंकल्ड, यहां पर रिंकल्ड येलो हो जाएगा, रिंकल्ड में येलो देखो 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद ग्रीन में राउंड देखो, यहां मैंने गलत लिख दिया है सब। ग्रीन में राउंड देखो, 1 2 3, और उसके बाद ग्रीन में रिंकल्ड देखो यहाँ पर ये 9:3:3, 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है, आपसे जीनोटिपिक कभी नहीं पूछेगा।
जीनोटिपिक लंबा होता है तो जीनोटिपिक आपसे नहीं पूछेगा, आप केवल ये फिनोटिपिक रेशियो याद रखो। डाई क्रॉस हाइब्रिड के अंदर F2 जनरेशन में 9:3:3:1। अब ये सवाल है NCERT का, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में भी पूछा जा चुका है, लेकिन ग्रुप डी के अंदर जो सवाल है ये अधूरा पूछा गया था। अधूरा मतलब जितना होना चाहिए था डेटा उसके अंदर वो नहीं दिया हुआ था, जितना डेटा होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ था, तो उस सवाल को वही बना पाता जिसको आंसर याद होता NCERT में जो पहले से बनाया होता, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। देखो मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे, मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, यानी उन्होंने टॉल प्लांट लिया और पर्पल फ्लावर था इसमें, ठीक है। इसका क्रॉस करवाया बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे, यानी ड्वार्फ जिनके पास वाइट फ्लावर है, से कराया। इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, यानी जो अब प्लांट प्राप्त हुआ उसमें जो पुष्प का कलर है वो सारे क्या थे, पर्पल थे, वो सारे पर्पल थे। लेकिन आधे बौने थे, आधे बौने मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ टॉल भी था और शॉर्ट भी था। जो बच्चे पैदा हुए उनमें टॉल भी था, शॉर्ट भी था, यानी कि डॉर्फ भी था, लेकिन फूल सारे के सारे बैंगनी थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी। केवल लंबे वाले को पता करना है, केवल इसका जीनोटाइप हमें पता करना है। देखो ये तो तय हो गया, सारे के सारे अगर पर्पल ही मिले हैं, तो इसका जो जीनोटाइप होगा कलर को लेकर के वो कैपिटल W होगा, क्योंकि यहाँ पर तो स्मॉल w होगा। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कैपिटल T को क्रॉस करवाए स्मॉल t से तो हमें कैपिटल T स्मॉल t ही मिलता है। तो यहाँ पर भी सोचो आप कि कैपिटल W और स्मॉल w इसका अगर हम क्रॉस करवाएं तो हमेशा हमें कैपिटल W और स्मॉल w ही मिलने वाला है, तो सब के सब पर्पल ही होंगे। चलो ये तो समझ में आ गया, कैपिटल W दोनों के दोनों। तो स्मॉल वाला काट दो, यहाँ भी स्मॉल वाला काट दो। अब आते हैं टॉल को लेकर के। यहाँ बोला है कि कुछ ड्वार्फ भी होना चाहिए, कुछ जो है शॉर्ट प्लांट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर ड्वार्फ वाले के लिए जीनोटाइप ये हो जाएगा। टॉल वाले के लिए मान लो एक बार कि ये अगर मैं जीनोटाइप ये वाला लेता हूँ, तो ये देखो जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ देखो सारे के सारे क्या मिलते हैं, हमें टॉल ही मिलते हैं, लेकिन हमें तो इसमें ड्वार्फ ही चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचता है ये कैपिटल T स्मॉल t। अब हम इसका अगर क्रॉस करवाएं तो यहाँ पर देखो कौन कौन से प्लांट बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो फिर ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल T स्मॉल t मिलेगा। फिर ये जब इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल t और फिर स्मॉल t, तो आधे बौने आधे लंबे। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होता, C होता। समयुग्मक अप्रभावी और विषम युग्मजी पौधे के संकरण क्रॉस क्या कहलाता है। होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस प्लांट के बीच जो क्रॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए मेंडल साहब ने कैपिटल टी लिया, यानी कि टॉल, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट उन्होंने लिया। F1 जनरेशन में उनको क्या मिला था, F1 जनरेशन में उनको मिला था ये मिला था F1 में। अब यहाँ से देखो आप, हम ये बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिड है, ये क्या हाइब्रिड है या फिर हेट्रोजाइगस है। अब हम इस F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला ये, इसका क्रॉस अगर हम इससे करवा दें, यानी ये वाले से होमोजाइगस रिसेसिव से, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर हम इस बच्चे का क्रॉस करवा दें उसके इस वाले पेरेंट के साथ, प्योर डोमिनेंट के साथ, तो इसे हम बोलते हैं आउट क्रॉस। तो ये जो टेस्ट क्रॉस है, हमारा आंसर यहाँ पर टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें देखो क्या पूछा है, होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस, हम इसे बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो ये जो टेस्ट क्रॉस है और आउट क्रॉस है, ये इसी के टाइप्स हैं, बैक क्रॉस के ही टाइप्स हैं दो, टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस। बैक क्रॉस का सीधा सा मतलब ये होता है
कि जो हमें F1 जनरेशन में मिलता है उसका क्रॉस करवाना है पेरेंट के साथ, उसका निषेचन करवाना है किसके साथ, पेरेंट के साथ। उसी को हम बैक क्रॉस बोलते हैं। अगर हम डोमिनेंट वाले के साथ करवाएंगे तो आउट क्रॉस, रिसेसिव के साथ करवाएंगे तो टेस्ट क्रॉस। एक बच्चा प्राप्त करता है, एक बच्चा जो है अपने अंदर 50% जीन अपने पिता से प्राप्त करता है और 50% माता से प्राप्त करता है। निम्न में कौन आनुवंशिकता के वाहक है, कैरियर ऑफ हेरिडिटी है? तो जीन है, डीएनए है, क्रोमोजोम्स है, इन सब को हम बोल सकते हैं। ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब सवाल में इनमें से कोई एक प्रेजेंट हो तो आपको वही टिक मारना होगा। वैसे ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एक मादा युग्मक में डैश गुणसूत्र होते हैं। फीमेल गैमीट के अंदर 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होता है, तो अंडे के अंदर क्या होगा? अंडे के अंदर हमेशा X ही होगा। अंडे के अंदर हमेशा X क्रोमोजोम होगा, तो एक X गुणसूत्र होगा। अगर ये स्पर्म होता, पुरुष का युग्मक होता, तो उसमें या तो X होता या फिर Y होता। नर युग्मक में लिंग गुणसूत्र होता है। मेल गैमेट के अंदर सेक्स क्रोमोजोम या तो X होगा या फिर Y होगा। डी हमारा राइट आंसर। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था। मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था। मेंडल के नियम का अपवाद नहीं है इनमें से कौन? तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स, ये सारे अपवाद हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने कहा था कि 2 ही एलील्स होते हैं एक जीन के, लेकिन एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप के अंदर। ये हमारा पार्ट 1 था इस चैप्टर का। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।